चैप्टर 561 वेदांत और चीते की लड़ाई। ड्राइवर और वॉचमैन दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे और शिवाय उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। शिवाय ने दिव्यांश के हाथ से बैट ले ली और उसे अपने हाथ में लपेटते हुए कहा, तुम दोनों ने कभी सोचा नहीं कि शिवाय रघुवंशी के हाथ लग जाओगे तो शिवाय तुम दोनों का क्या करेगा। वॉचमैन और ड्राइवर दोनों ही लेटे हुए ही कांप रहे थे और दोनों ही हाथ जोड़कर शिवाय से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन शिवाय की आंखें लाल हो चुकी थी। शिवाय जितना हंसता मुस्कुराता था उससे ज्यादा डेंजर था और अब तो बात उसके बेटे और बहू पर आ गई थी, तो वो इतनी आसानी से तो उन दोनों को छोड़ता नहीं। उन दोनों को ही क्यों, इस इंसिडेंट से जुड़े हर एक इंसान को शिवाय सजा जरूर देता। शिवाय ने अब दोनों पर बैट बरसानी शुरू कर दी और वो तब तक उन दोनों को बैट मारता रहा जब तक सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने बैट एक साइड में फेंक दी और अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को, अब जो पूछे सच सच बता देना, वरना एक और राउंड खेलेंगे और शायद इस राउंड में तो वॉचमैन मर ही जाए। ये सुनते ही वॉचमैन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं नहीं जानता, मुझे तो ड्राइवर ने कहा था कि 50,000 रुपये दूंगा और मुझे एक दिन के लिए अंदर आने दे और इसलिए मैं लालच में आ गया और मैं अंदर आ गया। शिवाय ने ड्राइवर की ओर देखा तो ड्राइवर बोला, अंडरस्को साहब, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं भी लालच में आ गया था। उसने मुझे 2 लाख का लालच दिया और मैंने वो कर दिया जो उसने मुझे करने के लिए कहा। राजवीर अपनी बाजू चढ़ाता हुआ आगे आया और बोला, अंडरस्को, और उसने तुम्हें क्या करने के लिए कहा। ड्राइवर बोला, अंडरस्को, उसने बस यही कहा कि जब आराध्या बाहर आएगी तो तुम्हें उसे लेकर रघुवंशी इंडस्ट्रीज जाना है। थोड़ी देर में वो रोकर बाहर आएगी और फिर उसे एक होटल लेकर जाना है। शिवाय ने जोर से बैट ड्राइवर के मारते हुए कहा, अंडरस्को, कौन से होटल लेकर गया था। अगले 1 घंटे में उस बेसमेंट में 3 लोग और खड़े थे। पहला वो जिसने आराध्या से झूठ बोला था कि मिस्टर अभिमान रघुवंशी होटल में किसी के साथ मीटिंग पर गए हैं। दूसरा वो जो पार्सल लेकर रघुवंशी मेंशन आया था और तीसरी वो लड़की जिसने रिसेप्शन पर आराध्या से कहा था मिस्टर रघुवंशी किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शिवाय ने तीनों को देखा और बोला, अंडरस्को, चुपचाप बोलना शुरू कर दो, वरना मैं मारने पर आऊंगा तो जेंडर में फर्क नहीं करूंगा। अगले ही पल वो लड़की डर के घुटनों के बल बैठ के और हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को सर, यकीन मानिए, मुझे उस आदमी ने अपना नाम अभिमान रघुवंशी ही बताया था और ये कहा था कि उसकी बीवी आएगी तो कह देना कि वो किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने कोई पैसे नहीं खाए, उसने जैसा कहा मैंने वैसे ही कर दिया। मैंने औरत की आंखों में आंसू देखे थे और मैं खुद हैरान थी कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सर, यकीन मानिए, मुझे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरा अकाउंट नंबर चेक करवा सकते हैं। मैंने कोई पैसे नहीं खाए और ना ही मुझे पता और अभिमान रघुवंशी कौन है, और ना ही मुझे ये पता कि जो होटल में आया था उसने अपना नाम अभिमान रघुवंशी क्यों बताया था। लेकिन जब वो आया था तो उसके साथ एक लड़की थी और सुंदर थी। मुझे लगा उसकी वाइफ है, लेकिन जब उसने कहा कि थोड़ी देर में उसकी वाइफ आएगी तो उसे कह देना कि वो किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मैंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और जो उसने कहा वो कह दिया। शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों लड़की को देख रहे थे। राजवीर बोला, शिवाय छोड़, इस लड़की को सच में कुछ नहीं पता, बस इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। शिवाय बोला, अंडरस्को, जाओ, तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में पता चला कि तुम इन सब में शामिल थी तो तुम्हारी पनिशमेंट दुगनी होगी। उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को सर, मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान अभिमान रघुवंशी नहीं है। दिव्यांश ने उस लड़की को हाथ से जाने का इशारा किया और वो लड़की वहां से हवा की तरह भाग गई। वैसे भी उसकी गलती भी होती तभी सीनियर रघुवंशी उसके साथ कुछ नहीं करते। उन्होंने तो नित्या जैसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया, तो उस लड़की के साथ क्या ही करते, और शायद अपनी इसी अच्छाई की वजह से नित्या
उन्हें इतना परेशान कर रही थी। अगर उस वक्त नित्या को गोली मार देते तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, लेकिन अगर नित्या को गोली मार देते तो मोनिका ध्रुव की कहानी आगे कैसे बढ़ती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिवाय ने फिर उस एम्प्लॉय को देखकर कहा, हाँ भाई तेरा क्या सीन है, तूने क्या सोचकर झूठ बोल दिया। वो एम्प्लॉय बहुत डर रहा था, बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसने रिजाइन कर दिया था और शिवाय के लोग उसे एयरपोर्ट से उठाकर लाए थे। शिवाय बोला, जितना अब डर रहा है, अगर पहले डर जाता तो ये काम ही नहीं करता। अब जल्दी बताओ तुझे किसने और क्या क्या करने के लिए कहा था। वो आदमी अभी भी कांप रहा था। वो अच्छे से जानता था अगर पकड़ा गया तो शिवाय उसे छोड़ेगा नहीं। इतने में राजवीर ने बेल्ट उठाए और खींचकर उस एम्प्लॉय को मारकर कहा, अंडरस्को 4 साल से तू हमारी कंपनी में नौकरी कर रहा है और तूने उन्हीं के मालिक के साथ दगाबाजी की, वो भी कुछ पैसों के लिए। अब बताओ क्या तेरे पैसे तुझे बचा सकते हैं। जिस आदमी के लिए तूने काम किया क्या वो आदमी तुझे बचाने आएगा। इतना कहकर राजवीर ने 2-3 बेल्ट एम्प्लॉय को मार दी और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। हाथ जोड़ने के अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राजवीर इस वक्त आंखों से आग उगल रहा था। उसे गुस्सा कम आता था, लेकिन जब आता था तो बहुत आता था। उस एम्प्लॉय ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि जिस कंपनी में वो काम करता है, जो कंपनी उसे रोजगार दे रही है, वो उसी के पीठ पीछे उसी के कंपनी के मालिक के बेटे की जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है। राजवीर ने गुर्राते कहा, कुछ कहोगे अपनी सफाई में या फिर तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूं। वो आदमी बस रोनी सी सूरत बनाकर हाथ जोड़कर राजवीर को देखता रहा। राजवीर उसे बेल्ट मारता उससे पहले ही दिव्यांश ने राजवीर का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ यार बहुत पीट लिया, बाकी इसे पुलिस वाले देख लेंगे। दिव्यांश ने फिर उस डिलीवरी बॉय को देखा और अगले ही पल राजवीर से बेल्ट लेकर उसे भी 3-4 बेल्ट मार दी। उस डिलीवरी बॉय ने पीटने के बाद हाथ जोड़कर कहा, सर मुझे तो पैसे मिले थे, बस ये कहा था ये पार्सल आराध्या के हाथ में ही देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। दिव्यांश ने दोनों को देखकर कहा, बस बहुत हो गया, इन चारों को पुलिस के हवाले कर दो, ये बाकी की सजा जेल में गुजारेंगे। एक बार इन्हें अकल आ गई ना तो आज के बाद कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 4 बार सोचेंगे। दूसरी तरफ वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। शौर्य से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। एक शौर्य ही था जिसे वेदांत ने अपने दिल की बात बताई थी। हालांकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त सार्थक के साथ बिताता था, लेकिन अपने दिल की बात शौर्य से ही करता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि वामिका जिससे प्यार करती थी वो वापस आएगा या नहीं, पर जो भी था वामिका उसके आसपास थी, वो इसी में खुश था। वेदांत जैसे ही पलटा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी गाड़ी के ऊपर चीता खड़ा हुआ था। एक सेकंड के लिए वेदांत के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसे याद आया कि जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो वामिका ने उसे वार्न किया था कि यहाँ रात को चीता आ जाता है, और आज सच में उसके सामने उसी की गाड़ी के ऊपर चीता बैठा हुआ था। वेदांत ने उस चीते को देखकर धीरे से बोला, अंडरस्को वो मेरी गाड़ी है, नीचे उतरो, गंदी हो जाएगी, मैं अपनी चीजों के लिए बहुत पजेसिव हूँ। और चीता वो तो बस वेदांत पर हमला करने की फिराक में था। वेदांत भी फाइटिंग मोड में आ गया, जैसे चीता उससे लड़ेगा और वो चीते को हरा देगा। लेकिन कुछ भी था, वेदांत को इतना पता था कि अगर चीता उसके ऊपर कूदा तो वो उसे पंच मार देगा। वेदांत और चीता एक दूसरे को गुस्से भरी नजर से देख रहे थे और तभी वामिका बाहर आई। उसने चीते को नहीं देखा बल्कि वेदांत को देखकर बोली, साहब मैंने ड्राइंग बना दी, आप एक बार देख लो। वेदांत ने उसे जाने का इशारा किया और वामिका को समझ नहीं आया। वेदांत ने हाथ हिलाकर फिर से अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन वामिका को फिर भी समझ नहीं आया। वो बोली, साहब आप मुझे बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं। वेदांत कुछ बोलता उससे पहले ही चीते ने छलांग मारकर वेदांत को गिरा दिया और ये नजारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने भी चीते का गला पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। ये नजारा देखकर वामिका लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने आज तक बस सुना था कि उस मोहल्ले में चीता आ जाता है,
लेकिन देखा पहली बार था। कुछ देर तक वामिका ऐसे ही देखती रही, ना तो चीता हारने के लिए तैयार था और वेदांत वो तो चीते का बेटा था, वो कैसे हार जाता। कुछ देर तक वामिका खड़ी हुई यही सोचती रही वो क्या करे। फिर वो जल्दी से अंदर गई और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर आई और अगले ही पल वामिका ने वो पानी चीते के ऊपर फेंक कर मारा। पानी लगते ही चीते ने वेदांत को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके जाते ही वेदांत ने राहत की सांस ली और वो जमीन पर ही लेटा रहा। वामिका भागकर वेदांत के पास गई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, अंदस को उठ जाए साहब, मैंने कहा था ना यहाँ चीता आ जाता है, लेकिन आप माने नहीं। वेदांत के गले में स्क्रैच लग चुके थे, उसे दर्द हो रहा था। उसकी बाजू पर भी बहुत सारे स्क्रैच थे, उसके शर्ट के भी 2 बटन टूट गए थे। अगर उसने चीते को दबाया था तो चीते ने भी उसे अच्छे से दबा रखा था। वेदांत ने जैसे तैसे वामिका का हाथ पकड़ा और उठ गया। वामिका ने वेदांत को देखकर नम आंखों से कहा, साहब आपको बहुत सारी चोट आ गई, ये देखो हाथों पर भी, गले पर भी। मैं आपके भाई को जगह देती हूँ, आप उनके साथ अस्पताल चले जाइए। इतना कहकर वामिका अंदर जाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दर्द के साथ बोला, अंडस को उसे मत उठाओ, वो पैनिक हो जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वामिका बोली, लेकिन साहब हम जाएंगे कैसे? मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती और आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप ड्राइव कर सकें। वेदांत बोला, मैं कर लूंगा ड्राइव, इतनी ज्यादा चोट नहीं है, तुम बस ये बताओ मेरे साथ चलोगे कि नहीं। कुछ सोचकर वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया और फिर वेदांत के पास आकर उसकी बाजू पकड़कर बोली, अंडस को चलिए। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे सच में ज्यादा चोट नहीं आई, बस ये स्क्रैच जरूर दिख रहा है, इतनी ही चोट है। वामिका ने वेदांत को छोड़ दिया और उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ जैसे उसका करीब आना वेदांत को अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वेदांत कहाँ इतना अमीर बिजनेस टाइकून था और कहाँ वामिका जिसके पास ठीक से खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने ये दर्द चेहरे पर आने नहीं दिया। वेदांत ने अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खोला और वामिका को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। वामिका ने हमें गर्दन हिलाए और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए गाड़ी में बैठ गई और थोड़ी देर में वेदांत भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल वेदांत ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और गियर चेंज किया। हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, वो लोग 5 मिनट में ही पहुंच गए। अगले 5 मिनट में वो दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। एक नर्स आई और बोली, सर आपको इंजेक्शन लगाना होगा। और ये सुनकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, अंडस को, लेकिन इंजेक्शन क्यों लगाना है? इस चोट से इंजेक्शन का क्या मतलब? वो नर्स बोली, सर इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, कहीं सेप्टिक ना हो जाए। वेदांत बोला, अरे तू टैबलेट दे दो ना, सिर्फ दे दो, ये इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। देखो यार मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मैं नहीं लगवा सकता। इतने में वो नर्स वामिका को बोली, अंडस को, मैडम आप अपने पति को समझाइए ना। ये सुनते ही वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। चैप्टर 562 वामिका का इनकार। नर्स ने जैसे ही वामिका से कहा कि प्लीज अपने पति को समझाइए, वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं वेदांत को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, उसके होठों के कोने मुड़ते मुड़ते रह गए। वामिका नर्स को देखकर बोली, जी नहीं मेरे पति नहीं है, पर मैं समझाती हूँ। इतना कहकर उसने वेदांत को देखा और बोली, साहब लगवा लीजिए ना इंजेक्शन वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वेदांत बोला, अरे आप समझ नहीं रही, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा और बोली, साहब चीते से डर नहीं लगता, लेकिन इस छोटी सी सुई से डर लगता है। वेदांत ने किसी भोले से इंसान की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और वाकई ही उसके चेहरे पर इंजेक्शन को देखकर डर साफ दिखाई दे रहा था। नर्स ने एक बार फिर कहा, देखो सर लगवा लीजिए वरना हॉस्पिटल आने का कोई मतलब ही नहीं है। वामिका बोली, साहब दर्द नहीं होता, मतलब थोड़ा सा होता है। वेदांत बोला, अंडस को, थोड़ा हो या बहुत, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। सिस्टर आप मुझे टैबलेट दे दीजिए, सिर्फ भी दे सकती हैं।
ये सुनकर सिस्टर भी हैरान हो गई कि इतना बड़ा लड़का टैबलेट और सिर्फ की डिमांड कर रहा है। इंजेक्शन लगवाना है तो लगवाए, वरना और भी बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। मैं आपके लिए इंजेक्शन लेकर खड़ी नहीं रहूंगी, सिस्टर ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा। वेदांत खड़ा हो गया और बोला, अंडरस्कोप, ठीक है तो मुझे नहीं लगवाना। इतना कहकर वेदांत केबिन के बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वामिका ने वेदांत के हाथ को पकड़ लिया। वेदांत के बदन में कर्क सा दौड़ गया। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो वामिका को फील करता था, वरना उसने तो चीते को भी फील नहीं किया। वेदांत ने पलटकर वामिका को देखा तो वामिका बहुत प्यार से बोली, साहब लगवा लीजिए ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वेदांत ने अपना सलाइवा गटका और हाँ में गर्दन हिला दी। जितनी मासूमियत से वामिका ने कहा था, वेदांत मना नहीं कर पाया। वेदांत ने नर्स को देखकर कहा, ठीक है लगा दीजिए। नर्स ने वेदांत की बाजू ऊपर की और इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगी। वेदांत ने चेहरा वामिका की ओर घुमा लिया और वामिका ने कसकर वेदांत की दूसरी बाजू पकड़ ली और हल्के हल्के हाथ से उसे दिलासा देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा साहब, सच में कुछ नहीं होगा। आप अपना ध्यान उस तरफ लगाए मत। आपको जो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, अपना ध्यान वहां लगाए। अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जिससे प्यार करते हैं, अपनी माँ बाप भाई बहन जिसे भी, उसे याद कीजिए। ये सुनते ही वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा जो आया वो वामिका का था। वामिका का चेहरा देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वो वक्त था जब वामिका और वेदांत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वेदांत वामिका का सीनियर था। थोड़ी देर में नर्स बोली, अंडरस्कोप हो गया सर। वेदांत ने हैरानी से अपने हाथ को देखा और बोला, सच में हो गया? नर्स बोली, हाँ सच में हो गया, थोड़ा सा ही दर्द होता है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वामिका को देखकर बोला, अंडरस्कोप, देखा तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे दर्द ही नहीं हुआ। ये सुनकर वामिका हैरान हो गई। अगले ही पल वेदांत अपनी बातों को सही करते हुए बोला, अंडरस्कोप, मेरे कहने का मतलब है तुमने मुझे समझाया तो मैं समझ गया और मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, थैंक यू। वामिका ने हमें गर्दन हिला दी और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। लेकिन वामिका के हाथ में बहुत सारे टैबलेट थी। वो सारी टैबलेट वेदांत को खानी थी। कुछ स्क्रैच पर लगाने वाली ट्यूब भी थी। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी उस घर के बाहर रोकी जहां वो लोग रहते थे। दोनों ही घर के अंदर गए। वामिका सबसे पहले किचन में गई और वहां से खाने के लिए कुछ लेकर आई। इतने वेदांत भी अंदर आ गया। वामिका ने प्लेट वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्कोप, साहब कुछ खा लीजिए, उसके बाद टैबलेट ले लीजिएगा। वेदांत जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ गया। उसने टेबल पर नजर घुमाई तो वामिका ने बहुत सारी स्केचन बना दी थी और जो सच में बहुत खूबसूरत थी। यानी ये बात तो तय थी कि वामिका में टैलेंट तो था, लेकिन उसका टैलेंट बाहर नहीं आया और आज वेदांत के थोड़े से सपोर्ट से उसका टैलेंट बाहर आ गया था। वेदांत और स्केचन को देखकर बोला, तुमने तो बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया है, ये तो मार्केट में तहलका मचा देगा। इतना कहकर वेदांत उन स्केचन को देखने लगा। वो सच में इतना हैरान था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वामिका ने बनाया है। उसे लगा वामिका जैसा भी डिजाइन बनाएगी वो लॉन्च कर देगा, लेकिन वामिका ने सच में बहुत खूबसूरत लहंगे का डिजाइन बनाया था। अचानक ही उसके हाथ से पेपर वामिका ने छीन लिए और बोली, साहब पहले आप खाना खाकर दवाई ले लीजिए, उसके बाद आराम से देख लेना। वेदांत को अच्छा लगा कि वामिका को उसकी फिक्र है और ये फिक्र प्यार में बदलेगी नहीं बदलेगी ये बात वेदांत नहीं जानता था। लेकिन जो भी था, वेदांत का वन साइड लव भी बहुत प्योर था। वामिका के कहने पर वेदांत ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर अपनी टैबलेट ले ली। टैबलेट लेने के बाद वेदांत बोला, तुमने सच में बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाई है। मैं जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। उसके बाद क्या तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे सच में एक फैशन डिजाइनर की जरूरत है। वामिका थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, साहब मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम है, पर्सनैलिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं इतनी बड़ी कंपनी में कैसे काम करूंगी? वेदांत ने कहा,
अंडरस्को वो सब अपने आप हो जाएगा, तुम बस मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तुम जितना कहोगी मैं उतना पैकेज दूंगा। वामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अजीब सा फील हो रहा था। भाविका मन ही मन खुद से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, वरना इन्हें तो एक से एक फैशन डिजाइनर मिल जाएगा, तो ये मुझे क्यों हायर करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं और सिद्धि फिर से किसी प्रॉब्लम में आ जाए। इतनी मुश्किल से तो वहां से निकल कर आए हैं, दोबारा से किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। नहीं मुझे इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इन अमीरों को क्या पता हमारे साथ क्या कर दे, मुझे इन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। वामिका अपने ही ख्यालों में थी कि वेदांत ने फिर कहा, अंडरस्को मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगी? वामिका को समझ नहीं आ रहा था वो वेदांत को क्या कहें। फिर कुछ सोचकर वो बोली, नहीं साहब मुझे नहीं करना। इतना कहकर वामिका सीधा अपने कमरे में चली गई और वेदांत वहीं खड़ा रहा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इतना सब कुछ तो किया था उसने, उसके बाद भी उसे ना ही सुनने को मिली। वेदांत सोफे पर लीन हो गया, उसने अपनी आंखें बंद की और दूसरा प्लान सोचने लगा और अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, जॉब तो तुम्हें मेरी कंपनी में करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ शिवाय, राजवीर और दिव्यांश तीनों ही स्टडी रूम में थे और तीनों के हाथ में गिलास थे। तीनों ने ही काफी हद तक चीजों को सुलझा दिया था, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज रह गई थी। राजवीर ने शिवाय को देखकर कहा, अब क्या सोच रहा है? शिवाय बोला, अंडरस्को जो भी आराध्या और अभिमान के बीच हुआ वो सब कार्तिक की वजह से हुआ। कार्तिक जिंदा है नहीं, लेकिन उसकी बहन और दादी तो जिंदा होंगे, हमें दोनों को ढूंढना है। अभिमान का कनिका ने जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। इतना कहकर शिवाय ने फोन निकाला और किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके कार्तिक की बहन और दादी का पता करो, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्द से जल्द मुझे इनके बारे में पता करके बताओ। शिवाय ने फोन कट किया और उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां दृष्टि खड़ी हुई गुस्से में दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। दृष्टि को देखकर दिव्यांश ने बहुत आराम से धीरे से ड्रिंक का गिलास साइड में रखा और शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्को गुड नाइट। फिर वो चुपचाप दृष्टि के पास आ गया और बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को चलो चलते हैं, बहुत रात हो गई। दृष्टि ने गुस्से में कहा, नहीं अभी रात कहाँ हुई है, अभी तो रात के 2 बजे हैं, रात होने में 4 घंटे बाकी है न, और कितनी ड्रिंक की है आपने? सिर्फ 1 पैक और 4 पैक पीने के बाद भी आप मुझे यही कहते हो कि मैंने तो 1 ही पैक पिया है। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, चुपचाप गुनहगारों की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा। दृष्टि ने शिवाय और राजवीर को देखा, वो दोनों इधर उधर देखने लगे। दृष्टि बोली, अंडरस्को शिवाय भैया आर्या तो मासूम है, इसीलिए आप उसका बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन समझ नहीं आता राजवीर भैया रूही का बेवकूफ कैसे बनाते हैं। और तभी पीछे से रूही आते हुए बोली, अंडरस्को किसने कहा राजवीर मेरा बेवकूफ बनाता है? राजवीर ने रूही को देखा तो ड्रिंक का गिलास एक तरफ रख दिया। वैसे भी राजवीर ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब शिवाय और दिव्यांश के साथ बैठता था तो 1 आधा पैक पी लेता था। राजवीर भी रूही के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर बोला, हाँ चलो चलते हैं, बहुत रात हो गई। रूही गुस्से में बोली, अभी कहाँ बहुत रात हुई, अभी तो रात बाकी है, चाहे तो थोड़ी देर और स्टडी रूम में बैठ जाओ, शर्म तो आती नहीं होगी, बहन से ज्यादा भाइयों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनकर दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे और राजवीर जैसे तैसे रूही को खींचकर वहां से ले गया। रूही खींचते हुए बोली, राजवीर बहुत हो गया, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे स्टडी रूम में ही बैठे रहोगे। मैं इंतजार करते करते थक गई और तुम यहाँ आके मेरे भाइयों के साथ ड्रिंक कर रहे हो। इतना कहकर रूही ने अपने दोनों भाइयों को देखा और उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को आज के बाद मैंने तीनों को एक साथ में देख लिया ना तो अकबर अमर एंथनी बना दूंगी, सुन लिया। शिवाय और दिव्यांश दोनों आंखें फाड़े देख रहे थे और राजवीर भी रूही को वहां से खींचता हुआ कमरे में ले आया।
दृष्टि ने दिव्यांश को देखकर कहा, अब चलोगे? दिव्यांश ने बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और वहां से खींचती हुई ले गई। उसके जाते ही शिवाय एक अंगड़ाई तोड़कर बोला, कुछ भी कहो, मेरी तो छुई मुई तो सबसे अलग है। थोड़ी देर बाद शिवाय ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास एक तरफ रखा और अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में गया। जब वो कमरे में आया तो आर्या बालकनी में खड़ी हुई थी। शिवाय हल्के नशे में था। वो गया, उसने आर्या को पीछे से गले लगा लिया। शिवाय की प्रेजेंस फील करके आर्या थोड़ा सा पलट गई और उसने शिवाय को ठीक से गले लगाया और बोली, अंडस्को, आज ड्रिंक क्यों की? शिवाय अपनी पकड़ करता हुआ बोला, क्योंकि मैंने आज एक और गुत्थी सुलझा दी। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोई? आर्या बोली, अंडस्को, जिसका बेटा घर से चला जाए, जिसकी बहू प्रेगनेंसी में अपने घर हो, उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? कहते हुए आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वो सच में अपने बच्चों के लिए परेशान थी। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में आए हुए आंसू को अंगूठे से साफ करते हुए बोला, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्या अब खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वो भरे गले से बोली, अंडस्को, मान लेती हूँ आपने अभिमान को सही रास्ते पर ला भी दिया, मान लेती हूँ आराध्या को जैसे तैसे घर पर ले भी आए, लेकिन अनिरुद्ध का क्या, हमारी शिवांगी का क्या, उन दोनों का क्या होगा? शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी नहीं ना, देखोगे कैसे सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो, दिन रात वो बच्ची मेरी आंखों के सामने रहती है, मुझे खुद याद नहीं है मैंने आखिरी बार शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। हमारी तितली अनिरुद्ध के साथ हंसती थी, मुस्कुराती थी, खेलती थी, लेकिन अब देखो क्या हालत हो गई है तितली की। ऐसा लग रहा है उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं। मुझे कुछ नहीं पता शिवाय, मुझे शिवांगी और अनिरुद्ध का रिश्ता भी ठीक चाहिए, चाहे कुछ भी करो। मैं शिवांगी को ऐसे नहीं देख सकती। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो, शिवांगी के कमरे में अब भी वो बालकनी में चुपचाप खड़ी होगी। शिवाय ने आर्या को गले लगाया और बोला, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अनिरुद्ध को भी सही रास्ते पर ले आऊंगा। चैप्टर 563 फोन पर बात। आर्या अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, अनिरुद्ध सही था शिवाय, हमारा बेटा गलत था। शिवाय आर्या को लेकर बालकनी से कमरे में आ गया। उसने आर्या को सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला, अंडस्को, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ अनिरुद्ध गलत नहीं है, लेकिन हमारा बेटा भी इतना गलत नहीं है। बस उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने उसे भड़काया और वो भड़क गया। तो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आर्या रोते रोते बोली, शिवाय, फिक्र कैसे ना करूं? शिवांगी की हालत देखी है? नहीं देखी ना, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर आर्या अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए शिवांगी के कमरे में ले आई। शिवांगी इस वक्त बालकनी के झूले पर बैठी हुई थी, एकदम शांत उदास। उसकी आंखों में इंतजार साफ दिखाई दे रहा था, बस चांद को ही निहारे जा रही थी। हर एक मिनट उसका कैसे गुजरता था वही जानती थी। आर्या ने अपने आंसू पूछे और बोली, देखो उसकी हालत, मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता शिवाय, नहीं देखा जाता, मैं क्या करूँ? शिवाय भी इमोशनल हो गया। कितनी मुश्किल से तो शिवांगी मिली थी, कितनी मुश्किल से तो ठीक हुई थी, कितनी मुश्किल से तो अनिरुद्ध ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया था, और अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, वो भी बस अभिमान की गलतफहमी के चलते। शिवाय ने ठान लिया था कि वो सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन करेगा कैसे? उसके लिए भी तो वक्त चाहिए। कितना कुछ तो उसने ठीक कर दिया था और कितना ही कुछ उसे ठीक करने के लिए वक्त चाहिए था। एकदम से तो कुछ नहीं कर पाता, ये बात सब समझते थे, लेकिन शिवांगी को कैसे समझाते? आर्या के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो शिवांगी के पास जाकर उसका दर्द बांट सके। वो वापस जाने लगी, लेकिन तभी शिवाय ने उसकी बाजू पकड़ ली। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडस्को, चलो अपनी बच्ची के पास बैठते हैं। आर्या ने नम आंखों से कहा, मैं नहीं जा रही, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी,
उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। शिवाय बोला, होगा छुई मुई जरूर होगा, चलो। इतना कहकर वो दोनों शिवांगी के कमरे के अंदर आ गए। दोनों ने आसपास नजर घुमाई तो वहां हर एक वो चीज थी जो शिवांगी को पसंद थी, लेकिन वो सब चीजों को छोड़कर बस दिन रात अनिरुद्ध को ही याद करती रहती थी। शिवाय आर्या को लेकर बालकनी में आ गया। उसने एक बार फिर शिवांगी का चेहरा देखा और उसके सामने पड़े हुए झूले पर बैठ गया। आर्या खड़ी थी, वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि शिवांगी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। शिवाय शिवांगी को देखकर बोला, तितली क्या देख रही हो? शिवांगी ने शिवाय को देखा और बोली, कुछ नहीं अंकल, अनिरुद्ध की याद आ रही है। कहते हुए तितली की आंखों में पानी आ गया और तितली की आंखों में पानी देखकर आर्या की आंखों में भी पानी आ गया। शिवाय बोला, तितली अनिरुद्ध से बात करोगी? ये सुनकर शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, अगर आप मेरी बात करवा दोगे। शिवाय बोला, हाँ करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवांगी बोली, बताए ना तितली को क्या करना होगा? शिवाय ने कहा, तितली को मुस्कुरा कर दिखाना होगा। तितली की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वो बोली, शिवाय अंकल मुझे नहीं हंसना, अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध चाहिए। शिवाय बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे पापा कहना होगा। शिवांगी कुछ देर तक शिवाय को देखती रही। शिवाय बहुत इमोशनल हो गया था। कहीं ना कहीं वो शिवांगी में वीरा और विराज को ही देखता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो दोनों कब ठीक होंगे और कब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आएंगे। कुछ सोचकर शिवाय ने अपना फोन निकाला और आराध्या को कॉल किया। आराध्या भी अपने कमरे के बालकनी में बेसुध सी खड़ी हुई थी, उसे भी होश नहीं था। जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ, उसका ध्यान टूट गया। उसने फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो शिवाय से बात नहीं करना चाहती थी और करती भी तो क्या बात करती। उसे खुद नहीं पता था कि शिवाय उसे क्या कहने वाला है। उसने फोन इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में रिंग बंद हो गई। शिवाय ने एक बार फिर नंबर डायल किया और इस बार आराध्या ने फोन रिसीव कर लिया। शिवाय बोला, कैसा है मेरा बच्चा? आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? शिवाय ने कहा, अपने बेटे से भी पूछूंगा और उसकी बीवी से तो पूछ लूं। आराध्या बोली, आप जानते तो है पापा, फिर पूछ क्यों रहे हैं? कहीं का नहीं छोड़ा आपके बेटे ने मुझे, अपने ही बच्चे को गाली दे दी। ये सुनकर शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय बोला, बच्चा बहुत जल्दी ये सब सुलझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही आर्या ने जल्दी से शिवाय के हाथ से फोन ले लिया और आराध्या से बात करते हुए बोली, अंडस्को तू ठीक है? आराध्या तू ठीक से खाना तो खा रही है ना? बच्चा ठीक है, तेरी मम्मी पापा ठीक है? अनिरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं करता? बताना आराध्या तू ठीक तो है ना? ज्यादा टेंशन मत ले, प्रेगनेंसी में टेंशन नहीं लेते और दवाई टाइम से तो खाती है ना? आर्या की इतनी सारी फिक्र वाली बातें सुनकर आराध्या से आंसू रुके नहीं और वो बेड पर आकर बैठ गई और रोने लगी। आर्या ने जब उसका रोना सुना तो उसकी भी आंखें भीग गई। क्या कर सकती थी आर्या? एक बार आर्या ने अपने आप को संभाला और बोली, रोते नहीं आराध्या बच्चा, रोना तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तेरे पापा बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आराध्या रोते रोते बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आर्या भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, होगा आराध्या, सब कुछ ठीक होगा। आज तक तुम्हारे पापा ने मुझे एक भी झूठा वादा नहीं किया और उन्होंने मुझे वादा किया है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। आराध्या भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ, इस बार नहीं होगा। इस बार मैं आपके बेटे को माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आर्या कुछ नहीं बोली और आराध्या उसने भी खामोशी से काम लिया। कुछ सोचकर आराध्या ने कहा, फोन क्यों किया था? कुछ काम था। आर्या बोली, शिवांगी को अनिरुद्ध की याद आ रही है। जब से ये सब हुआ है, इस लड़की ने मुस्कुराकर नहीं देखा। मेरी ही किस्मत खराब है। मेरे दोनों बेटे और दोनों बेटियां परेशान है, दुखी है, रो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। कहते हुए आर्या के आंसू और ज्यादा उसके गाल पर लुढ़क गए। आराध्या समझ रही थी कि आर्या ने उसके पास फोन क्यों किया।
आराध्या अपने आंसू पूछकर बोली, भाई बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं शिवांगी को उनकी आवाज जरूर सुनवा सकती हूँ। आर्या भरे गले से बोली, हाँ प्लीज सुनवा दो, वरना ये पूरी रात यही बालकनी में बैठी रहेगी। आर्या फोन लेकर अनिरुद्ध के कमरे में गई। अनिरुद्ध इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। दिन रात काम करता था। क्या काम करता था ना तो डैनी को बताता था और ना ही घर में किसी के सामने जिक्र करता था। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि किसी ने अनिरुद्ध से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। सबको लगा जब अनिरुद्ध का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो चीजों को समझने लगेगा, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि रघुवंशी फैमिली की वजह से उसकी फैमिली बिखर कर रह गई। रघुवंशी फैमिली की वजह से उसका बचपन ऐसे बीता। रघुवंशी फैमिली की वजह से उसके पापा को 18 साल कैद में रहना पड़ा। रघुवंशी फैमिली की वजह से उसकी मां को पागल खाने रहना पड़ा। और यही सब याद कर करके अनिरुद्ध पूरे जोश में काम कर रहा था। आराध्या कमरे में आई। उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाला और अनिरुद्ध को देखकर बोली, भाई कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। अनिरुद्ध ने एक नजर आराध्या को देखा और बोला, हाँ मैं खा लूंगा, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जाकर सो जाओ। ये बात जब शिवांगी ने सुनी तो उसकी आंखों से पानी बहने लगा। इतना तो वो भी समझ रही थी कि अनिरुद्ध उसे ये बात नहीं कह रहा, लेकिन वो अनिरुद्ध से इतना प्यार करती थी कि उसने यही सोच लिया कि अनिरुद्ध उसे ही कह रहा है। आराध्या बोली, पर नींद नहीं आ रही। अनिरुद्ध बोला, पर सोना तो पड़ेगा ना, टाइम से सो जाओगी तो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आराध्या अभी भी वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने इस बार लैपटॉप को थोड़ा खुद से दूर किया और आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्को प्रॉब्लम क्या है? आराध्या बोली, अंडरस्को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नींद नहीं आ रही। अनिरुद्ध बोला, तो क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? आराध्या की आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध ने कहा, देखो यार प्लीज रो मत, जाओ जाकर सो जाओ, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। अब वहाँ तुम्हारे ससुराल वालों के सामने ये सब बोलकर आ गया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है, तो और क्या चाहिए। फैमिली बस उनकी नहीं है, हमारी भी है, अब जाओ चली जाओ। आराध्या बोली, अंडरस्को थोड़ा प्यार से बोलो तो चली जाऊंगी। अनिरुद्ध ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा। वो उठकर आराध्या के पास आया और उसने झटके से आराध्या का फोन छीन लिया। आराध्या अपना फोन छीन की कोशिश करते हुए बोली, भाई मेरा फोन वापस कीजिए। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को रुक जाओ कर दूंगा। इतना कहकर उसने फोन अपने चेहरे के सामने किया और बोला, ये क्या कर रहे हो अंकल, आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र के हिसाब से ये बहुत बचकानी हरकतें हैं? शिवाय कुछ नहीं बोला। उसने भी फोन लाउड स्पीकर पर ही डाल रखा था ताकि आर्या और शिवांगी दोनों सुन ले। अनिरुद्ध ने एक बार फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूं अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये बहुत बचकानी हरकतें की है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अनिरुद्ध तुम्हारी याद आ रही है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनिरुद्ध बोला, सो जाओ शिवांगी, तुमने मुझसे वादा किया था, अपने वादे पर कायम रहो। वैसे तो रघुवंशी कोई से वादे को नहीं निभाते, कम से कम तुम तो इस नियम को छोड़ दो। हाँ एक और बात, अपने बड़े पापा से कहना कि आज के बाद ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फोन कट कर दिया। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को इन सब में शिवांगी की गलती नहीं है। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को गलती तो तुम्हारी भी नहीं थी, लेकिन पनिशमेंट मिल रही है ना, उससे ज्यादा बुरी हालत तुम्हारी है। सोच सोच कर तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया। ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारे अंदर एक छोटी सी जान पल रही है। ना ठीक से खाती हो, ना मुस्कुराती हो, ना हंसती हो। मेरी बहन सारा दिन पागलों की तरह रहे और उनकी पागल बहन के लिए मैं परेशान हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। अब तुम भी चुपचाप जाकर सो जाओगी और ज्यादा अपने ससुराल वालों के बारे में सोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा, समझ गई? आराध्या बोली, मेरे साथ जो कुछ किया वो अभिमान ने किया, तो पूरी फैमिली को क्यों घसीट रहे हो? वो सब अच्छे हैं। अनिरुद्ध बोला,
तुम्हें लगता होगा कि वो लोग अच्छे हैं, क्या अच्छा किया है उन्होंने हमारे साथ। उनकी वजह से हमारे पापा 18 साल तक उस राना की कैद में रहे, उनकी वजह से माँ पागल खाने में रही, शिवाय रघुवंशी को हमारे माँ बाप ढूंढने में 18 साल लग गए। आराध्या, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे कमजोर मत करो। आराध्या बोली, मैं आपको कमजोर नहीं कर रही भाई, लेकिन आप समझो शिवांगी मासूम है। अनिरुद्ध बोला, मैं भी मासूम था जब अभिमान मुझे ताने मार कर जाता था। प्लीज आराध्या, मुझे और कुछ नहीं कहना, प्लीज जाओ। आराध्या वहां खड़ी नहीं रही और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। एक तो पहले ही अभिमान ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, उसका मूड स्विंग होता था, परेशान रहती थी, इसीलिए जल्दी से रो भी पड़ती थी। आराध्या अपने कमरे में आकर रोने लगी और फिर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब अभिमान उसके लिए इतना पॉजिटिव था, और अचानक ही उसे वो पल याद आया जब अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर रघुवंशी मैंशन से निकाल दिया। चैप्टर 564 मर्डर। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में देव, सरगम, कृष, मीरा चारों ही क्लब में थे, चारों ही एंजॉय कर रहे थे। देव और सरगम मस्ती में डांस कर रहे थे, जबकि मीरा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि उसके और कृष के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई थी, जबकि देव और सरगम के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। इसलिए वह दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। डांस तो मीरा और कृष कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वह दोनों एक दूसरे के इतना करीब नहीं हुए थे कि खुलकर डांस कर सके। मीरा मासूम सी लड़की थी, इसलिए शर्माती थी। कृष मीरा से काफी बड़ा था, इसलिए उसे थोड़ा सा ऑड फील होता था। कुछ सोचकर कृष ने मीरा की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब किया और मीरा एकदम से सहम गई। कृष ने वहीं सबके सामने मीरा को गले लगा लिया और हल्का हल्का डांस करते हुए बोला, क्या बात है मीरा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वापस चले, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर रघुवंशी, कोई बात नहीं है। कृष बोला, तो फिर एंजॉय क्यों नहीं करती, कब से देख रहा हूँ। मीरा बोली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कृष्णा मीरा का चेहरा हल्का सा देव और सरगम की तरफ घुमाते हुए बोला, वह देखो, वह दोनों भी तो एंजॉय कर रहे हैं, फिर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मीरा कृष्ण की आंखों में देखकर बोली, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। कृष्णा ने हैरानी से मीरा को देखा और बोला, और मुझसे डर क्यों लगता है। मीरा ने अपना सर कृष के सीने पर रखा और बोली, क्योंकि आप वह सब करोगे जो वह सब करते हैं, और मुझे वह सब नहीं करना, मतलब अभी नहीं करना। कृष को समझ तो सब कुछ आ रहा था कि मीरा क्या कहने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, मैं क्या करूँगा, क्या करते हैं वो दोनों, और तुम क्या नहीं करना चाहती। मीरा ने कृष के सीने पर एक पंच मारा और बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए मिस्टर रघुवंशी, आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्ण अपनी पकड़ मीरा पर कसी और बोला, समझ गया मीरा, पर तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा हम करीब नहीं आएंगे, लेकिन एंजॉय तो करो। अच्छा चलो वहाँ टेबल पर बैठते हैं। इतना कहकर कृष मीरा को लेकर टेबल पर आ गया। दोनों आमने सामने बैठे थे। कृष्णा मीरा के गाल पर हाथ लगाकर बोला, मैंने कहा ना, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा हम करीब नहीं आएंगे। चलो अब बताओ क्या पियोगी। मीरा बोली, ऑरेंज जूस। ये सुनकर कृष को हंसी आ गई। वह बोला, तुम्हें इस माहौल को देखकर लगता है यहाँ ऑरेंज जूस होगा। मीरा बोली, तो फिर मुझे यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पीना, प्लीज, मुझे इन चीजों से डर लगता है। कृष्णा ने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डर क्यों लगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक वेटर आया जिसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें बहुत सारे ड्रिंक थे। उसका पैर लड़खड़ा गया और वह सीधा कृष मीरा की टेबल पर आकर गिरा। उसके हाथ में जो ट्रे थी वह वही टेबल पर गिर गई और सारे गिलास की ड्रिंक मीरा के ऊपर जा गिरी। मीरा जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। कृष ने गुस्से में उसे वेटर को देखा तो वेटर ने सॉरी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी गलती नहीं है, वह मेरा पैर पता नहीं कहाँ टकरा गया। कृष्ण ने उसे जाने का इशारा किया और फिर मीरा के पास जाकर बोला,
चलो तुम्हें वॉशरूम में लेकर चलता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जैसे ही वह कृष के साथ वॉशरूम में जाने लगी उसने फिर से उसे लड़के को देखा जो इंडिया से ही उसे स्टॉक कर रहा था। मीरा जितना उसे इग्नोर करती वह लड़का उतना मीरा के सामने आता था। मीरा की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपनी पकड़ कृष के हाथ पर मजबूत कर ली और कृष उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। कृष मीरा को लेकर वॉशरूम के बाहर था। उसने उसे वॉशरूम में जाने का इशारा किया और खुद बाहर खड़ा हो गया। वह लेडी वॉशरूम था इसलिए कृष्णा अंदर नहीं जा सकता था। मीरा अकेले अंदर चली गई। मीरा ने अंदर जाकर देखा तो वह बहुत बड़ा वॉशरूम था। मीरा अपनी ड्रेस साफ करने लगी, लेकिन तभी उसने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। मीरा ने सामने मिरर में देखा तो वह वही लड़का था जो उसे इंडिया से स्टॉक करता हुआ आया था। मीरा एकदम से घबरा गई और जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही उसे लड़के ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। वह लड़का बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। कब से तुम्हारे पीछे पीछे हूं और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या रखा है उस कृष्णा रघुवंशी में जो मुझ में नहीं है। मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। घबराहट तो उससे दूर नहीं हो रही थी। उसने उस लड़के को खुद से दूर करते हुए कहा, हटो मेरे सामने से, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, जानते नहीं है तुम कृष्णा रघुवंशी को। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनते ही वह लड़का हंसने लगा और फिर थोड़ा सा मीरा के चेहरे के करीब आकर बोला, और उसे बताएगा कौन? तुम्हें मैं यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा तो तुम कैसे बताओगी? इतना कहकर उस लड़के ने मीरा की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और मीरा उससे लगातार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाने लगी, मिस्टर रघुवंशी। लेकिन बाहर कृष खड़ा हुआ मोबाइल की फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। बाहर तक मीरा की आवाज ही नहीं आ रही थी। मीरा ने गुस्से में उस लड़के को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का भी शरीर से काफी मजबूत था। मीरा के धक्का देने से उसे खास फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसने मीरा की दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, ज्यादा ताकत आजमाओगी तो तुम्हारी ही हड्डियां टूटेगी। चुपचाप मेरी बात मान लो। फिर उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से मेरे साथ चलो, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मीरा की आंखें फैल गई। जब वह प्लेन में उससे मिली थी तब वो इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना इस वक्त लग रहा था। मीरा ने उसके हाथ पर काट लिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लड़के ने मीरा को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और मीरा वही फर्श पर जा गिरी। वो लड़का मीरा के करीब आता हुआ बोला, मैंने सोचा था साथ में आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम्हें तो लगता है जबरदस्ती की आदत है, तो चलो जबरदस्ती ही सही। मीरा बुरी तरीके से डर गई। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी बचाइए। लेकिन उसकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं रही थी, तो कृष को कैसे पता चलता कि मीरा मुसीबत में है। वो लड़का मीरा के करीब आने लगा और उसने मीरा के कंधों पर हाथ रखकर उसे जमीन से उठा दिया और फिर उसे दीवार में लगाकर बोला, तुम्हारा मिस्टर रघुवंशी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर तक आवाज नहीं जाती और जब तक वह अंदर आएगा तब तक तो मैं तुम्हारे जैसे फूल को नोच चुका हूँगा। मीरा को ज्यादा घबराहट होने लगी। उसे ऐसी घबराहट तब हुई थी जब खान बीवी ने उसे कृष के कमरे में भेजा था। उसके बाद से आज उसे ऐसी घबराहट हो रही थी, उसकी आंखें झरना बन चुकी थी। वो लगातार उसे लड़के के साथ स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वह लड़का तो जैसे मानने वाला ही नहीं था। उसने मीरा की बाजू पर हाथ रखकर उसकी ड्रेस को फाड़ दिया। मीरा ने पूरी जान लगाकर उसे खुद से धक्का दिया और दूसरी तरफ भाग गई। वो लड़का मुस्कुराकर मीरा को देखने लगा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? कैसे भागोगी? कितने प्यार से समझा रहा था, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम समझोगी ही नहीं। प्यार से नहीं ना सही, जबरदस्ती से ही सही, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा।
इतना कहकर वह लड़का मीरा के बिल्कुल करीब आने लगा और मीरा डरते डरते दीवार से जा लगी। मीरा ने एक बार फिर कृष को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, मिस्टर रघुवंशी। लेकिन कृष बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। कृष अपना फोन जेब में रखकर बोला, इतनी देर हो गई, मीरा अभी तक नहीं आई, चलो थोड़ी देर और वेट करता हूँ। वहीं अंदर वह लड़का मीरा के काफी करीब चला गया था। मीरा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह लड़का जबरदस्ती मीरा को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने उसके चेहरे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मीरा की ताकत उस लड़के के आगे ना के बराबर थी। मीरा ने एक हाथ से उस लड़के को अपने करीब आने से रोक रही थी और दूसरा हाथ वही स्लैब पर फेर रही थी ताकि कुछ उसे मिल जाए जिससे वह इसका सिर फोड़ दे। आखिरकार उसके हाथ में एक स्टील की भारी सी टंकी आ गई, जिसकी एक वायर भी थी और वो वायर टब से कनेक्ट थी। मीरा ने कुछ नहीं सोचा और उस टंकी को उठाकर उसे लड़के के सिर में दे मारा और अगले ही पल उस लड़के के सिर से खून आने लगा और वह लड़का धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। मीरा को अब जाकर सांस आई। उसके हाथ में वह टंकी थी। उसने उसे टंकी को देखा जिस पर खून लग चुका था। मीरा एक सेकंड के लिए डर गई, फिर उसने जमीन पर देखा जहां लड़का बेहोश हो गया था। मीरा लगभग गिरने को हो गई थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और बाथरूम से भागकर बाहर आ गई। वह घबराहट में गेट भी नहीं खोल पा रही थी। उसने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, मिस्टर रघुवंशी, मिस्टर रघुवंशी, मिस्टर रघुवंशी। कृष जो कि बाहर खड़ा था, उसने जब दरवाजे पीटने की आवाज सुनी तो जल्दी से दरवाजे के पास आए और बोला, क्या हुआ मीरा, क्या हुआ। मीरा कुछ बोल नहीं रही थी, बस दरवाजा पीटे जा रही थी और अगर कुछ बोल रही थी तो वह था, मिस्टर रघुवंशी। कृष को समझते देने लगी कि मीरा घबरा रही है। उसने जल्दी से आसपास नजर घुमाई तो उसे एक स्टाफ का लड़की दिखाई दिया। कृष ने उस लड़की को अपने पास आने का इशारा किया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही मीरा ने झटके से कृष को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कृष को समझ ही नहीं आया कि मीरा को हुआ क्या, लेकिन तभी उसकी नज़र मीरा की ड्रेस पर गई जो एक तरफ से फटी हुई थी। कृष आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मीरा पर अपनी पकड़ कस दी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मीरा के साथ किसी ने बदतमीजी की है। कृष मीरा का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मीरा कुछ बोल ही नहीं रही थी और ना ही ठीक से सांस ले पा रही थी। कृष ने एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। इतना कहकर वह मीरा को थोड़ा सा बाथरूम के अंदर लेकर आया। उसने बाथरूम में उसे लड़के को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। एक तो पहले ही वह दूसरी कंट्री में थे और ऊपर से इतना बड़ा हादसा। कृष को समझ नहीं आ रहा था वह ये सब कैसे हैंडल करेगा। और इतने में वह स्टाफ की लड़की जोरों से चिल्लाई, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। कहती हुई वो लड़की वहां से भाग गई और अपने साथ स्टाफ के कुछ लोगों को बुलाकर लाई। उनमें से एक आदमी ने उस लड़के की पल्स को चेक किया और कृष को देखकर बोला, ही इज डेड। ये सुनकर मीरा और जोर से रोने लगी और कृष की पकड़ मीरा पर और ज्यादा कस गई। उसका रोना तेज हो गया। कृष को भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके सर में भी इस वक्त दर्द होने लगा था। चैप्टर 565। अब लड़की अपनी इज्जत भी ना बचाएं। कृष को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने में उस होटल के मैनेजर ने अपने एक असिस्टेंट को देखकर कहा, कॉल द पुलिस। और ये सुनकर मीरा और ज्यादा रोने लगी और उसने अपना सिर कृष के सीने में छुपा लिया। वही कृष को भी समझ नहीं आ रहा था वो इस देश में सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। होटल में अफरा तफरी मच चुकी थी। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। थोड़ी देर में देव और सरगम भी वहां आए। देव सरगम ने मीरा को देख तो सरगम बोली, मीरा क्या हुआ, क्या हुआ है। इतने में कृष बोला, मीरा के साथ ये लड़का जबरदस्ती कर रहा था और मीरा ने टंकी उठाकर इसके सिर पर मार दी। देव अचानक से बोला, अंडस्को, हाँ तो सही किया ना, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, और बच्चा रो क्यों रही हो। ये तुमने सही किया, अब लड़की अपनी इज्जत भी ना बचाएं।
कृष ने देव को देखा और थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, देव हम इंडिया में नहीं है, यहाँ के रूल यहाँ के रेगुलेशंस अलग है, समझ रहे हो ना। देव ने अपना फोन निकाला और बोला, भाड़ में गए रूल और भाड़ में गए रेगुलेशन, मीरा को कहीं कुछ नहीं होने दूंगा। सरगम की भी हालत खराब हो गई थी, उसने मीरा के कमर पर हाथ रखा और मीरा ने कृष को छोड़कर सरगम को गले लगा लिया और रोती रोती बोली, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया दी, मैंने मार दिया दी, मैंने खून कर दिया। सरगम की भी आंखें भर चुकी थी, वो मीरा पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, अंडरस्कोप कुछ नहीं होगा, देव है ना, वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे, तू फिक्र मत कर। तभी वहां पुलिस आई, वो सारे फॉरेनर थे, लेकिन उनमें से एक आदमी इंडियन लग रहा था। उस आदमी ने मीरा को देखकर कहा, हाय मैं मिस्टर पांचाल, सीनियर ऑफिसर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनकर मीरा और सरगम दोनों का और ज्यादा बुरा हाल हो गया। कृष बोला, मिस्टर पांचाल ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मिस्टर पंचाल ने कृष को देखकर कहा, देखिए जो भी हुआ है, हमारा काम बस इसे अरेस्ट करना है, बाकी की फॉर्मेलिटी पुलिस स्टेशन में पूरी होगी तो हम इन्हें लेकर जाएंगे। मीरा ने कृष की तरफ देखकर ना में ही गर्दन हिला दी। कृष भी अच्छे से जानता था कि प्रोटोकॉल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, और वैसे भी वो बाहर हैं और बाहर कहाँ से कौन दुश्मन जाकर उन पर अटैक कर दे वो भी नहीं जानता था। देव भी वहां नहीं था, वो अपना फोन लेकर वहां से थोड़ी दूर चला गया था। कृष ने मीरा को सरगम से दूर किया और अपने करीब करके उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, लेकिन हमें कुछ रूल्स तो मानने ही होंगे। तुम पुलिस स्टेशन चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और डरना मत मीरा, अगर तुम डर जाओगी तो हम सब टूट जाएंगे। तुम्हें डरना नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे प्राउड है कि तुमने खुद को बचाने के लिए ये सब कर दिया। टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, करोगी ना। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और कृष ने मीरा के माथे को चूम लिया। मिस्टर पांचाल मीरा को लेकर जा रहे थे और मीरा उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, बार बार मुड़कर कृष को देख रही थी। कृष की आंखें भी लाल हो गई थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो ये सब कैसे कैसे हैंडल करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मिस्टर पांचाल मीरा को गाड़ी के पास ले आया। कृष और सरगम दोनों ही मीरा को जाते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते वो मीरा को ले गए और कृष कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद देव वहां आया, उसे समझते देर नहीं लगी कि मीरा को पुलिस लेकर चली गई। देव ने कृष से कहा, ले गए वो? कृष ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष बोला, हुई किसी से बात? देव ने कहा, अंडरस्को, शिवाय चाचा से तो बात नहीं हुई, सोच रहा हूँ राजवीर फुफू से कर लूं। कृष ने दांत पीसते हुए कहा, अब तक तो कर भी लेता, कर लेना यार, वो वहां नहीं रह पाएगी। देव ने आंखें झपकाए और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने कृष को देखकर कहा, अंडरस्को, राजवीर फूफा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। सरगम और कृष दोनों ही वहां से चले गए। वहीं देव राजवीर से फोन पर बात कर रहा था। राजवीर बोला, देव तुम शिवाय को कॉल कर रहे थे? देव ने कहा, फूफा जी एक प्रॉब्लम हो गई, मेजर प्रॉब्लम है। राजवीर ने कहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। देव बोला, मीरा ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया। ये सुनकर राजवीर की भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, हमारे घर की बहू पर कोई गंदी नजर रख रहा था। तुम दोनों चाचा भतीजे क्या कर रहे थे? तुम दोनों वहां क्या करने गए हो? अगर तुम दोनों से मीरा का ख्याल भी नहीं रखा गया, जानते भी हो अगर पेंथर को पता चल गया कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो वो क्या करेगा? पूरे रघुवंशी मैंशन को सिर पर चढ़ा लेगा। हे भगवान, सच कहता है शिवाय, तुम सबको तो मुर्गा बनाकर मारना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या करूं मैं तुम दोनों का? देव कुछ नहीं बोला। राजवीर का डांटना बिल्कुल ठीक था। उन दोनों के होते हुए मीरा पर किसी ने गंदी नजर रखी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तो और मीरा ने उसे मार दिया और दोनों चाचा भतीजे को खबर भी नहीं हुई। राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उसकी बेल कराने की कोशिश करता हूँ। उस बच्ची को अकेला मत छोड़ना,
कोई उल्टा सीधा काम मत करना, जितनी जल्दी हो सके मैं शौर्य को लेकर वहां आता हूं, और हाँ, घर में किसी को कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं, वरना तुम लोग तो हो ही टेंशन में, यहाँ भी सब टेंशन में आ जाएंगे, समझ गए? शिवाय से मैं अपने आप बात कर लूंगा। देव बोला, ठीक है फूफा जी, जैसा आप कहते हो वैसे ही करूंगा, लेकिन आप प्लीज जल्दी से आ जाना, मीरा बहुत ज्यादा रो रही थी। राजवीर बोला, तो क्या रोएगी नहीं, ये तो सबसे छोटी है, ऊपर से मासूम भी, फिक्र मत करो, मैं शौर्य को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ मीरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, पीछे पीछे सरगम और कृषि भी पहुंच गए थे। मीरा को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, उसकी फोटो खींचने लगे, ऐसे ही बहुत सारी फॉर्मेलिटी हुई और आखिर में एक ऑस्ट्रेलियन फीमेल ऑफिसर ने मीरा को देखकर कहा, रिमूव योर क्लॉथ। ये सुनकर मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने नामे गर्दन हिला दी। वही कृष्णदेव और सरगम पुलिस स्टेशन के अंदर ही थे, लेकिन अंदर कमरे में मीरा के साथ क्या हो रहा था किसी को नहीं पता था। कृष का दिल जोरों से धड़क रहा था, सिर में दर्द था, ऐसा लग रहा था कि सिर फट जाएगा। देव बार बार केस को संभालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग खुद ही बहुत ज्यादा खराब था। अगर राजवीर शौर्य को लेकर आता भी, तब भी आने में एक दिन लग जाता। वहीं अंदर मीरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अब तक तो वो हिम्मत से काम ले रही थी, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत बची नहीं थी, उसे सपोर्ट की जरूरत थी। कृष के तो खुद सिर में दर्द था, वो क्या ही सपोर्ट करता। इतने में उस फीमेल ऑफिसर ने फिर कहा, आई सेड रिमूव योर क्लॉथ्स। मीरा ने उस कमरे में देखा जहां एक फीमेल ऑफिसर के साथ दो और फीमेल खड़ी थी, एक शायद डॉक्टर थी और एक ऑफिसर। मीरा ने नामे गर्दन हिला दी। वो फीमेल ऑफिसर मीरा के करीब आई तो मीरा ने पूरी जान लगाकर उस फीमेल ऑफिसर को धक्का दिया और उस कमरे से भागकर बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा तो उस कॉरिडोर की दूसरी तरफ कृष और सरगम खड़े दिखाई दिए। वो भागती गई और सीधा जाकर कृष के गले लग गई और रोने लगी। कृष ने अपनी पकड़ मीरा पर कस दी। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो वो तीनों फीमेल मीरा की तरफ ही आ रही थी। मीरा ने कृष को कसकर गले लगाया था, वो कांप रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कृष ने मीरा को पहले संभाला और फिर धीरे से उसके कान में पूछा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मीरा ने धीरे से कृष के कान में कहा, वो लोग कपड़े उतारने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी, मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे ले चलो। कहते हुए मीरा का गला पूरी तरीके से भरा हुआ था, उसकी आवाज अटक अटक कर आ रही थी। पता चल रहा था कि इस वक्त वो मेंटली कितने दर्द में है। इतने में वो तीनों फीमेल मीरा के पास आ गई। उनमें से एक ने मीरा की बाजू पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, मैमा प्लीज कॉपरेट। लेकिन मीरा ने कृष को इतनी जोर से पकड़ा था कि वो फीमेल मीरा को खींच ही नहीं पाई। उसने एक बार फिर जान लगाकर मीरा को कृष से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कृष ने उस फीमेल का हाथ पकड़ लिया और उसे देखकर बोला, आई वॉन्ट टू टॉक टू मिस्टर पांचाल। उस फीमेल ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, हमें गर्दन हिलाए और अगले 20 मिनट में वो सब मिस्टर पंचाल के केबिन में खड़े हुए थे। मिस्टर पंचाल ने उन सब को देखा और फीमेल ऑफिसर्स को वहां से जाने का इशारा किया। वो सारी फीमेल ऑफिसर्स वहां से चली गई। उनके जाते ही मिस्टर पंचाल ने कहा, क्या चाहते हैं आप मिस्टर रघुवंशी? देव ने मिस्टर पंचाल को जवाब देते हुए कहा, देखिए आप जानते हैं कि इंडियन कैसे होते हैं, मीरा ऐसे कॉपरेट नहीं कर पाएगी। वो अभी 18 साल की हुई है, बच्ची है वो, उसे जो समझ आया उसने कर दिया। हम प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन प्लीज आप समझिए, वो मेंटली डिस्टर्ब है। पहले ही उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है और मर्डर। आप खुद ही बताइए, वो लड़की खुद को कैसे संभालेगी? अब समझ रहे हैं ना? मिस्टर पंचाल ने उन सब चारों को देखा और बोला, तो आप क्या चाहते हैं, मैं मीरा को आपके साथ भेज दूं? जैसे इंडिया में होता है, बेल करा दो, आप इसे लेकर चले जाना और फिर मैं हियरिंग पे इसे बुलाऊं। यहाँ के रूल्स इंडिया के रूल से बहुत अलग है और मीरा को कॉपरेट करना होगा। ये सुनते ही मीरा और ज्यादा कृष की बाहों में समा गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कृष भी संभालता संभालता परेशान हो गया था। देव को अचानक अपने पापा की बात याद आई।
हर जगह अकड़ से काम नहीं चलता, कहीं कहीं प्यार से भी बात मनवाई जा सकती है। इस बार देव ने ऑफिसर के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखिए हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मुझे नहीं पता आप रघुवंशी फैमिली को जानते हो या नहीं, लेकिन यकीन मानिए हम इंडिया में काफी फेमस है। हम यहाँ अपनी छुट्टी एंजॉय करने आए थे, हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताइए कि एक फीमेल वॉशरूम में मेल की एंट्री कैसे हुई। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन वो लड़का तो मर गया, इसलिए हम उससे तो कुछ पूछ नहीं सकते। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, हम मना नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं मीरा को थोड़ा सा कंफर्ट जोन दे दीजिए। मिस्टर पांचाल ने हाँ में गर्दन हिलाई, शायद इंडियन था इसलिए थोड़ा सा उन लोगों की हेल्प करना चाहता था। वो बोला, तो बताए कंफर्ट जोन कैसे होगा। क्रिश बोला, मैं मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकता, आप मीरा को जहाँ रखेंगे मैं वहीं रहूंगा, मुझे भी उसके पास रहना है। मिस्टर पांचाल ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। देव ने फिर से थोड़ा और प्यार से बोला, सर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटी है, माँ बाप होते हुए भी अनाथों की तरह रही है। अगर हम में से कोई इसके साथ नहीं रहेगा तो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। प्लीज सर आप जैसे चाहे वैसा हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। मैं खुलकर कहता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मीरा के साथ हम में से किसी एक को रहने दीजिए। तभी एक फीमेल ऑफिसर केबिन के बाहर खड़ी थी, उसने अंदर आने की परमिशन मांगी। मिस्टर पांचाल ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। वो फीमेल ऑफिसर अंदर आई और उसने एक रिपोर्ट मिस्टर पांचाल के हाथ में रखी। मिस्टर पांचाल ने उस रिपोर्ट को देखकर कहा, अभी तो इनका मेडिकल चेकअप भी करना है, इन्होंने कॉपरेट नहीं किया। ये सुनकर मीरा और ज्यादा रोने लगी और फिर से क्रिश को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में समेटने लगी। क्रिश बोला, अंडस्को सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये अभी बच्ची है और आप समझते हैं। मिस्टर पंचाल ने कहा, अंडस्को समझता हूँ 18 साल की मेरी भी बेटी है, लेकिन कॉपरेट तो करना पड़ेगा ना, खून हुआ है, मजाक नहीं है, इससे कहिए कॉपरेट करेगी।